हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज है हमारा एलटी का क्लास 24 और पिछले लेक्चर में 23 वाले लेक्चर में हमने इनोवेशंस इन टीचिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें हमारे पास लगभग 6 इनोवेटिव टेक्निक्स हमें पढ़नी थी, जिसमें से 3 को हमने एलटी क्लास 23 में आपका डिस्कस कर लिया था। और आज हम आगे की 3 टॉपिक्स को या 3 आपके जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी इनोवेशंस इन टीचिंग, जिसमें हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में देखा था, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग के बारे में देखा था और टीम टीचिंग के बारे में देखा था। और आज जो है हमें चेक करना है फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ ब्लेंडेड लर्निंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर और सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बात करते हैं फ्लेंडर के इंटरेक्शन एनालिसिस की, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण। तो प्रोपोनेंट है इसके नेड ए फ्लेंडर्स और इन्हीं के नाम पर है ये फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर एज सच आपको प्रोपोनेंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? इंटरेक्शन मतलब बातचीत या फिर अंतःक्रिया। और कौन सी बातचीत की बात हो रही है? क्लासरूम में जो बातचीत हो रही है उसकी बात हो रही है। तो यानी हम यहाँ पर जो चीजें इंक्लूड करेंगे वो है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनालिसिस यहाँ पर किया गया है वो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रेंडर्स का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसमें वर्बल को इंक्लूड किया गया है, नॉन वर्बल को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया गया है, जो आपका शाब्दिक यहाँ पर संचार है उसकी बात हो रही है। तो डेफिनेशन एक बार चेक करते हैं। फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन यूज्ड टू एनालाइज वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने टीचिंग में पढ़ रखा है कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है उसको हम किससे देख सकते हैं? हम क्लासरूम में इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि टीचिंग कैसी चल रही है। तो वर्बल इंटरेक्शन को ही एनालाइज करने का ये सिस्टम है फ्लैंडर्स का। कई जगह आपको इसका शॉर्ट फॉर्म FIACS नाम से भी मिल जाएगा, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। क्योंकि इन्होंने जो वर्बल कम्युनिकेशन क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में जो बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, उसको उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? कैटेगरीज में, श्रेणियों में विभाजित किया है। और वो श्रेणियां आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर ये कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज देखेंगे आप, पहले तो ये आपको 3 कैटेगरीज दिखाई देंगी। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है यहाँ पर? टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस एंड कंफ्यूजन का स्टेट। तो टीचर टॉक में आपकी 7 कैटेगरीज आती हैं। शिक्षक वार्ता में आपकी क्या आती हैं? 7 आपकी कैटेगरीज आती हैं। फिर अगेन ये सब डिवाइडेड है किसमें? डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 2 कैटेगरीज आती हैं आपकी छात्र वार्ता यानी स्टूडेंट टॉक में, और एक कैटेगरी है आपकी यहाँ पर मौन या भ्रम की स्थिति, साइलेंस या कंफ्यूजन। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है एकदम खामोशी सी छा जाती है, या तो फिर मतलब यहाँ पर साइलेंस ऐसी स्टेट है कि टीचर ने कुछ काम दे रखा है तो बच्चे अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, तो वहां पे उस समय कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। या कंफ्यूजन की स्टेट है, ना टीचर को पता है अभी क्या बोलना है ना स्टूडेंट को पता है क्या बोलना है, तो उस समय क्या है, एकदम से भ्रम की स्थिति सी डेवलप हो जाती है और कोई भी शाब्दिक यहाँ पर संचार नहीं हो रहा होता। तो एक उन्होंने क्या दिया है? साइलेंस और कंफ्यूजन की स्टेट, एक कैटेगरी ये दी है। कई बार इसी कैटेगरी को देखकर लोग इसे वर्बल प्लस नॉन वर्बल कैटेगरी सिस्टम कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मौन या भ्रम उन्होंने कैटेगरी जरूर दी है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की होती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? टू इम्प्रूव टीचर बिहेवियर एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। आपको शिक्षक का व्यवहार यहाँ पर उसमें सुधार लाना है, और क्लासरूम में जो बच्चों और टीचर के बीच में बातचीत हो रही है उस कम्युनिकेशन में आपको सुधार लाना है। ये आपका फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम का, कैटेगरी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। मैं यहाँ आपको टीचर टॉक के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो कैटेगरीज है उसको भी बता देती हूँ। अगर डायरेक्ट की हम बात करें यानी प्रत्यक्ष की जब हम बात करते हैं, आपका आ जाता है लेक्चरिंग, यानी कि आप सीधे सीधे बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं या फिर उन्हें निर्देश दे रहे हैं, गिविंग डायरेक्शंस, या फिर अपनी अथॉरिटी को। क्योंकि टीचर जो है क्लास में उसकी अथॉरिटी है, वो ही जो है क्लास को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। उस समय लीडर की भूमिका में है एक, तो वो अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करता है। तो ये है आपके 3 डायरेक्ट बिहेवियर्स या डायरेक्ट टीचर टॉक के अंतर्गत आते हैं ये आपके।
इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है एक्सेप्ट फीलिंग्स, यानी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, उन्हें समझना, उनकी तरफ एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना। फिर प्रेज या इंकरेज करना, बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी क्या करनी है, प्रशंसा करनी है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। बच्चों के आइडियाज को भी यूज करना है टीचिंग प्रोसेस में, और बच्चों से क्वेश्चन पूछना, ये सब इनडायरेक्ट में आता है, अप्रत्यक्ष में आता है। ठीक है। फिर स्टूडेंट टॉक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट टॉक में इन्होंने दो कैटेगरीज दी हुई है। तो स्टूडेंट टॉक में क्या आ जाता है कि बच्चे क्या बात करेंगे, या तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, या तो वो आपको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब मिलेगा, या फिर बच्चे भी टॉक इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएशन मतलब बच्चों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों ने शुरुआत करके आपसे अपना डाउट पूछ लिया, तो वो भी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। फिर साइलेंस और कंफ्यूजन तो अपने आप में ही क्लियर है, यानी कि मौन या भ्रम की स्थिति है कक्षा में। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं कार्यक्रमित या अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। कई जगह आपको अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बेसिकली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है क्या, आप किसी भी टॉपिक को क्या करते हैं, बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे सिक्वेंशियल स्टेप्स में तोड़ देते हैं, जिससे कि बच्चा उसे वन बाय वन एक एक करके आगे बढ़े और अपनी स्पीड पे सीख सके। प्रोपोनेंट्स अगर हम कहेंगे, देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आया कहाँ से है, तो इसमें आप नाम लेंगे बीएफ स्किनर का। ठीक है, हालांकि नॉर्मन एक राउटर है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे टाइप की जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दी है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी टाइप्स होते हैं आपके, तो बीएफ स्किनर जो है आपके मुख्य रूप से माने जाते हैं कि ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है इनकी थ्योरी पर आधारित है। और इनकी कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी थी इनकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, जहां पर इनका मानना था कि बच्चा जब कोई रिस्पॉन्स देता है उसका रिजल्ट कैसा आया है वो बच्चे के लिए स्टिमुलस की तरह काम करता है। अगर किसी काम को करने से रीइंफोर्समेंट मिलता है तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो नहीं करेगा। तो प्रभाव जो है बेसिकली वो यहाँ पर बताता है कि कोई भी काम दोहराया जाएगा या नहीं। तो यहाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इस पर कैसे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच लर्निंग मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप्स विद इमीडिएट फीडबैक। तो कार्यक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें जो विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है, आपने उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। ठीक है, एक बड़ा सा पैराग्राफ था, एक बड़ा सा टॉपिक था, उसके बहुत सारे आपके तत्व थे, एलिमेंट्स थे, आपने उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करके स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया। स्टूडेंट एक बार में एक फ्रेम को खत्म करता है, उसको समझता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो है वो करता है, और उसे फीडबैक क्या मिलता है, अगर उसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, वाओ कीप डूइंग इट। तो इसके बाद बच्चा मोटिवेटेड रहता है, अगर उसे इमीडिएट फीडबैक मिले, एंकरेजमेंट मिले, तो बच्चा मोटिवेटेड रहता है आगे सीखने के लिए। राइट आंसर देता जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर भी राइट आंसर देता जाएगा तो नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ेगा। अगर रॉन्ग आंसर देता है तो या तो उसे फ्रेम रिपीट करने के लिए कहा जाता है, या उसको एक एडिशनल फ्रेम में भेज दिया जाता है जहां पर उसे टॉपिक फिर से समझाया जाता है, फिर वो क्वेश्चन को दोबारा करेगा। किसी भी स्थिति में वो बिना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए आगे वाले फ्रेम पे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक बेसिक लेआउट मैंने आपको बताया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी कि छोटे चरण। तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया, कोई भी बड़ा टॉपिक होगा तो एकदम से बच्चे क्या करते हैं, उसे देखकर घबरा जाते हैं या उन्हें लगता है कि हम इसको कैसे समझे। लेकिन अगर आप उसी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे स्टेप्स में या फिर चरणों में तोड़कर बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे के लिए इजी अपीलिंग होता है। ठीक है, तो छोटे चरणों में आप उस टॉपिक को तोड़ेंगे, इसके बाद बच्चा एक्टिव रिस्पॉन्स देगा। बच्चे के सामने एमसीक्यू जब आते हैं तो उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो वहां पर बच्चे ने एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, उस रिस्पॉन्स के बाद उसको क्या मिला, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिला, त्वरित प्रबलन मिला, यानी कि उसको बताया गया कि उसका आंसर सही है या गलत है। आंसर सही है तो उसको बहुत अच्छा रीइंफोर्समेंट देते हैं, वाओ गुड, आपने इसको अच्छे से किया, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में बढ़ा देते हैं। या फिर अगर बच्चे ने गलत किया है तो भी उसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट भेजा जाता है कि फिर से वो उसको पढ़े समझे और अब करेक्ट आंसर दे। ठीक है, फिर सेल्फ पेसिंग है। सेल्फ पेसिंग मतलब जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को हमेशा एक ही स्पीड पे चलना है। कोई बच्चा जो है वो अपनी एक-एक फ्रेम को पढ़ने में ज़्यादा समय लगा सकता है। हो सकता है कोई जल्दी से उस फ्रेम को समझ जाए और सारे क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाए नेक्स्ट फ्रेम पे। कोई बच्चा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। यहाँ पर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है। ये भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए।
अब यहाँ पर चेक करो, ये जो फ्रेम्स है, ठीक है, आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसमें एक फ्रेम में, एक आपने ये फ्रेम बनाया है, इसमें जो भी आपके सामने मटेरियल लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो भी मटेरियल लिखा हुआ होता है, मान लो एक पेज आपके सामने आया, आपने लैपटॉप पे खोल रखा है इसे, और एक बार में एक पेज जो आपके सामने आया उस पे कुछ मटेरियल लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, ये आपका एक फ्रेम होगा। ठीक है, ये आपका एक फ्रेम होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक फ्रेम हो जिसमें सिर्फ रिटन मटेरियल हो, उसके आगे आपको एक दूसरा फ्रेम मिले जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये आपके सामने ये जो स्टेप बाय स्टेप ये विंडोज तरीके की खुलती जा रही है, इन्हीं को आप क्या कहोगे, फ्रेम्स कहोगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फ्रेम आपका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम आया, फिर आप सेकंड फ्रेम पे बढ़े, फिर आप थर्ड फ्रेम पे बढ़े, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जब आपने फर्स्ट फ्रेम जब पढ़ना शुरू किया था तो आपका प्राइमरी बिहेवियर यानी आपको क्या आता था, कितना आप सीख चुके थे, और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे, जब आप सारे फ्रेम्स कवर कर लेंगे, एंड बिहेवियर आपका कितना है, ठीक है, क्या है, आपने क्या सीखा, ये आपका लास्ट बिहेवियर होगा, जैसा हम टीचिंग प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में भी ऐसे ही देखा जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है आपका, इनपुट है आपका प्राइमरी बिहेवियर, ये आपका इनपुट है। फिर प्रोसेस क्या चला, ये पूरे फ्रेम रन हुए, और उसके बाद आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट है आपका लास्ट बिहेवियर। ठीक है, यानी आपने सीखा क्या, आपके अंदर वो डिजायरेबल चेंज आया, आपकी वो लर्निंग हुई या नहीं हुई। टाइप्स देखेंगे, देखिए वैसे तो अलग अलग टाइप्स होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो ही टाइप्स हैं आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। पहला है आपका लीनियर और दूसरा है आपका ब्रांच प्रोग्रामिंग, रेखीय, और दूसरा है शाखीय। अब रेखीय वाला आपका बीएफ स्किनर ने दिया है और जो शाखित है वो आपका नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इनको एक बार। देखो, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर मतलब सीधी एक रेखा पे। तो यहाँ पर आपका जो एक फ्रेम है, एक फ्रेम से आप दूसरे फ्रेम में बढ़े, दूसरे फ्रेम से आप तीसरे फ्रेम में बढ़े, तीसरे फ्रेम से आप चौथे फ्रेम में बढ़े, लेकिन आपको फ्रेम कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसका सही आंसर जब देंगे तभी आप नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ोगे। तो लर्निंग का यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही पाथ है। ठीक है, लर्निंग का पाथ यहाँ पर एक ही है, और बच्चा किसी भी हाल में जब तक उसे ये फ्रेम आ नहीं जाता या उसका क्वेश्चन का वो आंसर नहीं कर देता, वो नेक्स्ट फ्रेम पे नहीं बढ़ सकता। यानी कि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसके पास है, वो प्रोग्रामर के पास है। किसके पास है, प्रोग्रामर, जिसने इसको प्रोग्राम किया है, जिसने इसे इन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग सेट किया है, उसके पास ये कंट्रोल है कि बच्चा कब आगे बढ़ेगा, जब आंसर सही करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो आउटसाइड कंट्रोल है, ये बाहर से है। इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग को हम एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ब्रांच प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, हम एक चीज बस ध्यान रखना है, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में लर्निंग का केवल एक ही रास्ता है। ब्रांच प्रोग्रामिंग में देखो क्या हो रही है, यहाँ पे शाखाएं बनी हुई है। पहले एक फ्रेम को कवर किया, फिर दूसरे फ्रेम पे पहुंचे, फिर तीसरे फ्रेम पे पहुंचे, फिर चौथे फ्रेम पे। फिर चौथे फ्रेम पे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने टेस्ट दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन सही नहीं आया, यानी कि फोर्थ वाला जो टॉपिक था वो बच्चे को समझ में नहीं आया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे नेक्स्ट फ्रेम में भेज दिया जाएगा जो इसकी ब्रांचिंग होगी। ठीक है, अब वो इस फ्रेम को समझेगा, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेगा, अगर सही किया तो ठीक, नहीं तो फिर से इसे किसी और ब्रांच में भेज दिया जाता है जहां और दूसरे तरीके से या अलग तरीके से टॉपिक को समझे। किसी भी हाल में जब वो सही आंसर नहीं करता उसे इस मेन पाथ पर नहीं वापस लाया जाएगा। यानी वो अपने टॉपिक को समझने के लिए ब्रांच दर ब्रांच घूम रहा है। ठीक है, टॉपिक को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो अंडरस्टैंड करेगा, सही आंसर देगा, तभी वो मेन पाथ पर वापस आएगा। यानी यहाँ पर कंट्रोल किसके पास है, जो लर्नर है उसके पास है। लर्नर अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, जब तक वो सही लर्न नहीं कर लेता तब तक मेन पाथ पर वापस नहीं आ सकता। अब उसे लर्न करने में चाहे एक ब्रांच लगे, वो दूसरी ब्रांच में जा रहा है, फिर से वो जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके हाथ में ज्यादा कंट्रोल है, इसलिए इसे इंट्रिंसिक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर स्टूडेंट जो है गलत आंसर करेगा तो क्या करेगा, उस फ्रेम को रिपीट करेगा, उसी फ्रेम को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम में भेज दिया गया, उसे एक ब्रांच फ्रेम में भेज दिया गया जहां पर मटेरियल को या तो अलग तरीके से या उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा एग्जाम्पल तरीके से उसको समझाया गया ताकि लर्नर को समझ में आए। लेकिन लीनियर में क्या किया जाता है, इसी फ्रेम को बार बार रिपीट करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ लर्निंग का एक ही रास्ता है, यहाँ पर लर्निंग के लिए ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इंट्रिंसिक, ये है एक्सट्रिंसिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपसे, कि एक बार एलटी में, प्रीवियस एक एलटी पेपर में आ भी चुका है कि कौन से प्रोग्रामिंग को एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक्सट्रिंसिक पूछा था, इंट्रिंसिक पूछा था, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन एक आया था।
और लास्ट है हमारी इनोवेटिव टेक्निक ब्लेंडेड लर्निंग, जिसे हम मिश्रित अधिगम कहते हैं। ब्लेंड नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने क्या किया है, मिक्स किया है। मिक्स किया है, किसे किया है मिक्स, हमने हमने ऑनलाइन जो आपकी टेक्निक्स हैं, यानी कि आपकी आजकल आईसीटी की जो भी आपकी न्यू थिंग्स हैं, ठीक है, अगर आप आईसीटी यूज करके कोई भी चीज सीखने की कोशिश करते हो, ऑनलाइन चीजों को सीखते हो, तो उसे आप क्या कहते हो, ई लर्निंग कहते हो। ई लर्निंग को जब हमने ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ ब्लेंड कर लिया है, मिक्स कर लिया है, तो उसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम कहते हैं। ठीक है, अगर प्रोपोनेंट की बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपका इवॉल्व हुआ है, तो इसी के पायनियर्स का नाम इससे जोड़ दिया जाता है, चार्ल्स आर ग्राहम, कर्टिस जे बोंग। ठीक है, इनका नाम इससे जोड़ा जा सकता है। डेफिनेशन अगर आप चेक करोगे तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जो फेस टू फेस क्लासरूम मेथड, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, उसको ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ अगर आप जोड़ दो, मिक्स कर दो, तो ये आपका मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगा। कंपोनेंट्स देखो इसके क्या क्या है, फेस टू फेस लर्निंग होती है इसमें, ऑनलाइन कंटेंट भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल टूल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं जो भी आपके आईसीटी में यूज होते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं यहाँ पर। फेस टू फेस तो आप क्लासरूम में तो इंटरेक्ट करते ही हो, साथ ही साथ अगर आपने कोई लाइव क्लास ऑनलाइन ले ली, जहां स्टूडेंट्स आपके घर पे बैठे हैं और टीचर उनके साथ कनेक्ट कर रही है, तो सब अपने अपने घरों से जो है, एक जूम की लाइव क्लास चल रही है, गूगल मीट की क्लास चल रही है और टॉपिक समझाया जा रहा है। आजकल तो होने ही लगा है, कोविड के बाद से क्या हो गया है, जब भी स्कूलों में अननेसेसरी छुट्टियां अगर आ जाए मौसम की वजह से या कोई और वजह से, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेने को कहा जा रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे बच्चों की लर्निंग नहीं रुकेगी। ऑनलाइन मीडियम्स को जब हम ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग है। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो, जब आपके नॉर्मल डेज ट्रेडिशनल क्लासरूम्स चल रही होती हैं, तो मान लो टीचर ने जो है एक टॉपिक या एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो है बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया, और बच्चे जो हैं उनसे कहा गया, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इसके ऊपर आप थोड़ी रिसर्च करके आइए या पहले से इसको थोड़ा सा देख के आओ, और क्लासरूम में इस पे डिस्कशन होगा या इस पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ऑनलाइन लर्निंग जो हुई वो भी यहाँ पर यूज हुई, और ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो आपकी बातचीत हो रही है वो भी यहाँ पर यूज हो रही है, तो दोनों का मिश्रण यहाँ पर हो गया, ये हो गई आपकी ब्लेंडेड लर्निंग। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब पहले क्या होता था, अगर आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं आ रहे हो, छुट्टियां पड़ गई, तो आपका कोर्स छूटेगा ही छूटेगा, आपकी लर्निंग रुक जाएगी अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हो। लेकिन अब क्या है, अगर स्कूल में छुट्टी भी है, तो भी टीचर बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकती हैं थ्रू ऑनलाइन मोड या ऑनलाइन मीडियम्स, जिससे बच्चों की लर्निंग ना रुके। पर्सनलाइज लर्निंग हो गई है यहाँ पर, इंडिविजुअली हर बच्चा जो है अपने अपने फोन पर देख रहा है ना, तो मान लीजिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो टीचर ने अपलोड किया है, तो हर बच्चा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे देख सकता है। अगर किसी को एक बार समझ में नहीं आया है, तो वो दोबारा उसको देख सकता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, टीचर ने पढ़ाया और सारे बच्चों की नीड्स को कैटर कर पाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। एडिशनल मटेरियल स्लो लर्नर्स को अलग से भेजा जा सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग यहाँ पर जो है मिल जाती है। बेटर एंगेजमेंट है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब आप ऑनलाइन मोड में कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप बहुत सारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस या फिर कोई एनिमेटेड फॉर्म में डिजिटल तरीके से आप बच्चों को अच्छे तरीके से शो कर सकते हो। भाई जंगल का अगर आपको कुछ बताना है, तो क्लासरूम में आप शायद ना बता पाओ, अब तो खैर बता सकते हैं वो भी, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस वगैरह आ गई हैं। अगर हम पहले से कंपेयर करें इसे, पहले क्या होता था, अगर आपके पास सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही है, स्मार्ट बोर्ड्स आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो जंगल वगैरह को आप कैसे दिखाओगे, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर में दिखा दोगे, एक चार्ट में दिखा दोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करोगे, अब आप उसकी रियल पिक्चर्स या उसके एनिमेटेड वीडियोस या रियल वीडियोस भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, तो बच्चों के लिए ज्यादा इंगेजिंग हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेज जो है उन तक एक्सेस हो गया है अब, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। अब हर स्कूल जो है अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह यूज कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लगा रहा है, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो अच्छे से अच्छे वो प्रोवाइड करवा सके। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं ब्लेंडेड लर्निंग के। और इसी के साथ हमने अपने सारे इनोवेटिव टेक्निक्स जो भी हम टीचिंग लर्निंग मेथड में यूज करते हैं, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी क्लास 25 जो होगी आपकी एलटी की क्लास 25, वो आपकी इन्हीं इनोवेटिव टेक्निक से रिलेटेड होगी। वैसे मैंने आपको यहाँ पर काफी चीजें बताने की कोशिश की है, पर फिर भी कुछ चीजें
हम एमसीक्यू के माध्यम से भी करने की कोशिश करेंगे, तो उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उनको देख लीजिए। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए हैं और कई सारी डिटेल वीडियोज़ मेंबर्स के लिए इस चैनल पर अवेलेबल कराई गई हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप भी जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस हमारे चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको एक जॉइन बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और एलटी वाले लेवल को चूज़ कर लीजिएगा। फिर अगर आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज़ को भी जॉइन कर सकते हैं। एलटी उत्तराखंड का आपको पार्ट 1 ठीक है? ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 कंप्लीट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको सिर्फ़ पेडागॉजी वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारा सब्जेक्ट के साथ वाला बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमारा एलटी एसएसटी बैच जॉइन कर सकते हैं। एलटी साइंस का भी अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो एलटी साइंस को भी आप जॉइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है, केवल साइंस भी अवेलेबल है, केवल केमिस्ट्री भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको सिर्फ़ हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, तैयारी अभी से कीजिए, फॉर्म का वेट मत कीजिए, स्पेशली न्यू स्टूडेंट जिनका अभी बीएड हुआ है, उन्होंने अभी अपना टेट वगैरह क्लियर किया है, आप लोग एलिजिबल हैं एलटी एग्जाम के लिए, तो प्लीज़, प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए। अच्छा समय है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट और पार्ट 1 को डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको और इस समय का लाभ उठाइए। इसके अलावा इनकी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। मेघा जसपाल अचीवर नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।